हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे गैसियस स्टरलाइजेशन की। गैसियस स्टरलाइजेशन देखा जाए तो केमिकल स्टरलाइजेशन का ही सब टाइप है। इसमें जो केमिकल्स होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर जो गैसियस स्टरलाइजेशन है वो ये कह सकते हैं कि यह जो केमिकल स्टरलाइजेशन है वो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स को स्टरलाइज करने के लिए एक बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करता है। जहाँ पर ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि हीट सेंसिटिव हैं, हीट लेबाइल्स हैं, तो वो जो मटेरियल्स हैं वो उनके लिए हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए जो गैसियस और एंड जो केमिकल स्टरलाइजेशन है वो एक बूस्टर जो है स्टरलाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट फॉर द हीट सेंसिटिव मटेरियल्स। ओके, यहाँ पर जो बहुत तरीके के गैसेस स्टरलाइजिंग एजेंट हैं उसमें से मेन जिन पे क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं खास तौर से। सबसे पहला है जैसे आपका इथाइलिन ऑक्साइड, दूसरा है इसमें फॉर्मेल्डिहाइड, तीसरा है बीटा प्रोपियोनोलैक्टोन एंड फोर्थ है ओजोन, और एक और है इसके अंदर आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। उसके बारे में भी हम बात करेंगे आपके बाद। अब हम फटाफट से वन बाय वन सबके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इथाइलिन ऑक्साइड क्या कहता है? सबसे पहले तो इसका मैं केमिकल फॉर्मूला मैं आपको लिख देती हूँ। इथाइलिन ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है ये इस तरीके से, यानी CH2 और O उससे जुड़ा हुआ है। इथाइलिन ऑक्साइड जो होता है ये कलरलेस है, फ्लेमेबल है, स्टरलाइट गैस है रूम टेम्परेचर पे जनरली। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका इथाइलिन ऑक्साइड है वो एल्काइलेशन करता है, एल्काइलेटिंग एजेंट है। ठीक है, और ये जो एल्काइलेशन मतलब कि ये एल्काइल ग्रुप को आप समझें। एल्काइल ग्रुप मतलब कि कोई भी R ग्रुप, यानी कि कोई भी या तो CH2 ग्रुप है ना, यानी कि कोई भी कार्बन कंटेनिंग जो ग्रुप है मतलब कि एल्काइल ग्रुप, जैसे इथाइल है, मिथाइल है, प्रोपाइल है, वो जो होते हैं वो आपके एल्काइल ग्रुप होते हैं। तो ये जब एल्काइल ग्रुप जो है किसी स्ट्रक्चर पर जुड़ जाता है तो वो स्ट्रक्चर को डीजेनरेट कर देता है, खराब कर देता है। तो अगर इथाइलिन ऑक्साइड क्या है, ये एल्कलाइटिंग एजेंट है और ये प्रोटीन पे लीथल इफेक्ट यानी कि उनको खराब कर देता है, तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर इनका जो पेनिट्रेशन है इवन थ्रू प्लास्टिक, इनका पेनिट्रेशन बहुत हाई होता है। जो अगर इनको जो आपके जो मटेरियल जो कि आपको स्टरलाइज करना है उनको प्लास्टिक बैग में आप करके फिर आपको ETO मशीन में या इथाइलिन ऑक्साइड जो स्टरलाइजर होता है उसमें अगर आप डालें तो भी वहाँ पर जो है स्टरलाइजिंग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये दे किल इवन एंडोस्पोर्स, यानी कि ये एंडोस्पोर्स फॉर्म को भी किल करते हैं। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा स्टरलाइजिंग एजेंट है। इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन विद CO2, यानी कि स्टरलाइजिंग जो इथाइलिन ऑक्साइड स्टरलाइजर जो होते हैं जब उसको यूज़ करना होता है तो उसे CO2 के साथ मिक्स करके हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है ये आपका इथाइलिन ऑक्साइड हो गया। दूसरा है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड देखिए यहाँ पर, फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो क्या कह रहा है आपका, ये हाईली रिएक्टिव गैस है। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड भी होता है, फॉर्मेल्डिहाइड गैस भी है और एक फॉर्मेलिन गैस भी है। उसमें क्या क्या डिफरेंस है वो मैं आपको समझा दूंगी, क्योंकि जो है कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज़ द फॉर्मेल्डिहाइड गैस एंड व्हाट इज़ द फॉर्मेलिन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है वो हाईली रिएक्टिव गैस है और इसको हम मेथनॉल के ऑक्सीडेशन से सिंथेसाइज करते हैं। मेथनॉल के ऑक्सीडेशन से हम इसको फॉर्मेल्डिहाइड गैस को सिंथेसाइज करते हैं। ये वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है और जब इसका 37% हम सोल्यूशन बनाते हैं तब ये फॉर्मेल्डिहाइड गैस कहलाती है। 37% वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि 37 ग्राम इसका जो है 100 उसके अंदर वॉल्यूम के अंदर इसका होगा वाटर के अंदर, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड गैस कहलाएगी। लेकिन फॉर्मेलिन जब होती है, फॉर्मेलिन के अंदर ये 10% जो है सोल्यूशन, 10% जो फॉर्मेल्डिहाइड का सोल्यूशन है वो वाटर में बनाते, तब उसे फॉर्मेलिन गैस बोलते हैं। ठीक है, इरिटेंट है ये, एक्चुअली इसका जो इसकी जो स्मेल होती है वो थोड़ी पंजेंट होती है, टॉक्सिक होती है थोड़ी सी। ठीक है, और लेकिन इसका जो बायोसाइडल एक्टिविटी जो है, मतलब कि किल करने की जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ईस्ट, इनको काफ़ी हद तक जो है ये डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद जो है
एल्काइलेटिंग द अमीनो एसिड एंड सल्फा हाइड्रल ग्रुप। अब देखिए ये भी एल्काइलेशन करता है, यानी कि इसमें जो कार्बन ग्रुप है उसको जाके वहाँ पर उनके प्रोटीन और अमीनो एसिड पे जाके ऐड कर देता है। इसी तरीके से ये बैक्टीरिया, फंजाई, एंडोस्पोर को किल करता है। लेकिन इसके अंदर सबसे जो बड़ा विड्रॉ या ये कह सकते हैं इसका जो डीमेरिट है, दैट इज इट हैज़ द कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी। इसी वजह से इसका जो यूज़ है वो लिमिटेड कर दिया गया है। फॉर्मेल्डिहाइड जो है, फॉर्मेल्डिहाइड जो फॉर्मेलिन गैस है, वो फ्यूमिगेशन जैसे किसी रूम को आपको जो है क्लीन वो स्टरलाइज करना है, डिसइंफेक्टेंट करना है, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा जो है एक सोर्स है। ठीक है, उसके बाद है बीटा प्रोपेनोलैक्टोन। बीटा प्रोपेनोलैक्टोन पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इथाइलिन ऑक्साइड और बीटा प्रोपेनोलैक्टोन पे कई बार आपके शॉर्ट नोट्स आए हुए हैं, तो ये दोनों आप स्पेशली याद करें। बीटा प्रोपेनोलैक्टोन बनाते कैसे हैं? इट इज़ अ कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ कीटोन एंड द फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड और कीटोन को मिला के यहाँ पर आप इसको जनरेट करते हैं, लेकिन इसका पेनिट्रेशन पावर कम होता है एज कम्पेयर टू इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन फ्यूमिगेशन के लिए ये बहुत अच्छा जो है, ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा एजेंट है। फ्यूमिगेशन मतलब वही किसी रूम को, किसी चैम्बर को आपको स्टरलाइज करना है, डिसइंफेक्टेंट करना है, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा सोर्स है। इसका जो 0.2% है, BPL यहाँ पे मैंने लिखा है, दैट इज़ द बीटा प्रोपेनोलैक्टोन। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में ये यूज़ किया है। जो इसका 0.2% सॉल्यूशन है वो यूज़ किया जाता है स्टरलाइजेशन के लिए। ये जनरली क्या करता है, DNA से बाइंड हो जाता है, इट बाइंड विद द DNA, और इसका बाकी मैंने यहाँ लिखा है एंड बाइंड विद द DNA। ओके, इट किल एंडोस्पोर ऑल्सो, ये एंडोस्पोर को भी किल करता है। यूज़ फॉर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को जो है उसके लिए स्लाइस करने के लिए, टिश्यू ग्राफ्टिंग के लिए स्लाइस करने के लिए, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ के लिए, ब्लड, प्लाज्मा, मिल्क, वाटर, इनको स्टरलाइज करने के लिए जो है ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब जो बीटा प्रोपेनोलैक्टोन है वो और इथाइलिन ऑक्साइड, इनको जरूर आप यू जस्ट कीप इन योर माइंड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद है ओजोन, है ना। ओजोन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन पे क्वेश्चन रेयर देखा गया है, लेकिन फिर भी कई बार आपका MCQ में हो सकता है, चांसेस है, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है। ओजोन जो है हम जानते हैं इसका फॉर्मूला, दैट इज द O3। यहाँ पर ओजोन जो होता है वो हाईली रिएक्टिव गैस है। क्यों? क्योंकि ओजोन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में, नेसेंट ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट हो जाता है। सो इट इज़ अ हाईली रिएक्टिव, और ये ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये क्या करता है कि किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, उसके मटेरियल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसकी वजह से उनका प्रोटीन स्ट्रक्चर डीजेनरेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हाईली रिएक्टिव गैस एंड इट हैज़ द पोटेंट ऑक्सीडाइजिंग एक्टिविटी। ठीक है, और जनरली ये एयर और वाटर को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ हजार्डस ऑल्सो, क्योंकि थोड़ा सा जो है काफ़ी थोड़ा सा खतरनाक भी होता है। इसको बहुत कम अमाउंट में यूज़ किया जाता है, अराउंड द 5 ppm वैल्यू इसको हम यूज़ करते हैं एज ए स्टरलाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। रैपिड है, इफेक्टिव स्टरलाइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है ये वही बैक्टीरिया, इनके रिमूवल, फंजाई, इवन स्पोर्स के रिमूव करने के काम में आता है। ये वही DNA को डिग्रेड करता है, और ये उनको उनमें नाइट्रेट ग्रुप, ये जो इनका नाइट्रोजन ग्रुप है उसको जो है वहाँ पर ऐड कर देता है, जिससे उनका जो फॉस्फेट बैकबोन है उसको डीनेचर कर देता है खास तौर से। ठीक है, नाइट्रेशन ग्रुप को ऐड करके ये अपना फॉस्फेट ग्रुप की जो उसकी जो बैकबोन बनी होती है DNA की, उसको डीनेचर कर देता है। क्योंकि DNA का अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो तो DNA का स्ट्रक्चर किससे बना होता है? शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट से। इसी तरीके से जो आपका रहता है वो जो फॉस्फेट की जो बैकबोन होती है वहाँ पर जाके ये डीजेनरेशन प्रोड्यूस करता है बाय नाइट्रेशन प्रोसेस। यहाँ पर हम ये चीज़ देख चुके हैं कि ये आपका, फटाफट से पहले ये चीज़, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये समझ जाएंगे, हम ये समझेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसी गैसेज स्टरलाइजिंग एजेंट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर फैक्टर्स जो हैं वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। स्टरलाइजिंग एजेंट जो है को गैसेज स्टरलाइजेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। ठीक है, मतलब कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसी गैसेज स्टरलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला ये है कि गैसेज स्टरलाइजेशन जो है वो यहाँ पर उसका टाइम, कितना टाइम का, टाइम ऑफ एक्सपोजर, यानी कि हर किसी जो गैस का एक्सपोजर टाइम जो हमको देना है वो अलग अलग देना है। किसी का 30 मिनट है, किसी का 40 मिनट्स है, तो ये डिपेंड करता है कि कितना, किस तरीके का केमिकल है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो है यहाँ पर टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर ऑफ वर्क या वर्किंग टेम्परेचर आप इसको बोल सकते हो।
तो ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर यहाँ पर किस टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, यानी कि कुछ गैसेस एजेंट जो होते हैं वो आपके रूम टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, सम एजेंट्स आर वर्क ऑन द हायर टेम्परेचर, सो इट डिपेंड्स ऑन द केमिकल टू केमिकल, इट वेरी फ्रॉम केमिकल टू केमिकल। तो वहाँ पर आपको डिपेंड करता है कि कौन सा केमिकल जो है, कौन सा गैसेस स्टरलाइजेशन आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर, और मैं एक बार देख लेती हूँ, हाँ, जो तीसरा जो है थर्ड पॉइंट है, दैट इज द फिजिकल नेचर ऑफ लोड। फिजिकल नेचर ऑफ लोड यानी कि लोड मतलब कि जो मटेरियल आपको करना है स्टरलाइज, तो ऐसा मटेरियल जो कि किस तरीके का मटेरियल है, उसको ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए, कम एक्सपोजर चाहिए, तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फिजिकल नेचर ऑफ द लोड। एंड एक और फोर्थ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज़ द ह्यूमिडिटी, क्योंकि गैसेस स्टरलाइजेशन है और गैस जो होती है वो ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस में उसका प्रेशर, उसका जो फ्लो है वो चेंज हो जाता है, तो जो सराउंडिंग जो ह्यूमिडिटी है वो भी गैसेस स्टरलाइजेशन को अफेक्ट करती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम ये बात कर लेते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स की। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स जो हैं वो हम यहाँ पर फटाफट से मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं, बाकी हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो फटाफट से हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द gaseous sterilization. Now we will discuss about the merits of the gaseous sterilizing agents. The merits of the sterilizing agent is they have the high penetration power. Okay, so ये किसी भी कोने में, किसी भी जगह जो है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के किसी भी कॉर्नर तक ये अप्रोच करते हैं, तो बहुत अच्छा हाई पेनिट्रेशन पावर होता है। दूसरा फ्यूमिगेशन, गुड फ्यूमिगेशन एजेंट्स हैं ये, फ्यूमिगेशन के लिए बहुत अच्छा सोर्स है गुड फ्यूमिगेटिंग एजेंट्स, ओके। दूसरा ये है उसके बाद जो है इसके मेरिट्स जो है इसके अंदर, फ्यूमिगेशन एजेंट जो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं खास तौर से, उनके लिए गैसेस स्टरलाइजेशन आर वेरी एप्रोप्रिएट, ओके। सो गुड इनफ फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स। heat sensitive materials, okay. So here the some merits of the gaseous sterilization. Now there are some demerits, मतलब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, तो वो हम बात कर लेते हैं। क्या demerits हैं? Demerits ये हैं कि some gases are toxic, some gases are toxic and irritant. कई गैसेस को जब हम यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेंट हो जाती हैं। सम हैज़ कार्सिनोजेनिक एक्टिविटीज़, सम गैसेस आर इन लिमिटेड यूज़ ड्यू टू कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी। ठीक है, कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी की वजह से जो है, और कईयों के लिए, कई जो गैसेस होते हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट कंडीशंस बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, ठीक है, वो रूम टेम्परेचर पे वर्क नहीं कर पाती हैं, तो कई की जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाती हैं। वर्किंग कंडीशन मेंटेन करना कईयों की वर्किंग कंडीशन बहुत थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है, वैक्यूम क्रिएट करना ये सब जो है, ठीक है। और कई बार जो हो जाता है कि वो प्रॉपर उसको मे बी जो केमिकल स्टरलाइजेशन या जो गैसेस स्टरलाइजेशन है उसमें एक जो ड्रॉबैक आता है वो ये होता है कि एक केमिकल पूरा, मतलब एक केमिकल कंप्लीट स्टरलाइजेशन नहीं कर सकता, ओके। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि सिंगल केमिकल एक्सपोजर, सिंगल गैसियस एक्सपोजर इज नॉट इनफ और सफिशिएंट, ऐसा लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। सिंगल एक्सपोजर जो है वो सफिशिएंट नहीं होता है, हमें एक से ज़्यादा एक्सपोजर्स देने पड़ते हैं और एक से ज़्यादा गैसियस जो है स्टरलाइजिंग एजेंट का एक्सपोजर देना पड़ता है, तभी जाके वहाँ पर जो है पूरा स्टरलाइजेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने स्टरलाइजिंग एजेंट, गैसेस स्टरलाइजिंग एजेंट कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल स्टरलाइजेशन के लिए। तब तक सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।